नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आज की एक ज्वलंत समस्या लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व बहुत भयावह स्थिति और उस भयावह स्थिति के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने ही उस प्रदेश से जहां इस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है गायब हो जाना। उनकी प्राथमिकताएं आज बदल गई हैं। उनकी प्राथमिकता कलकत्ता का चुनाव हो गया है और उत्तर प्रदेश की स्थिति आज ऐसी है कि त्राही त्राही वहां मची हुई है। उत्तर प्रदेश में मीडिया से आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं लगेंगी, पर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। सच्चाई ये है कि आज कोरोना इस कदर वहां फैल चुका है। इस सरकारी आंकड़ों पर मत जाइए, आप कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स हैं ना, जरा उस पर जाइए, उन पर गौर करिए, तो उससे आपको इसकी जो इस वक्त स्थिति है, जिस विनाश की तरफ इस वक्त उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, आपको वो समझ में आ जाएगा। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। आज स्थिति ऐसी है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। किसी भी बड़े शहर के सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज बेड खाली नहीं है कोरोना पेशेंट्स के लिए। और कोरोना पेशेंट्स जिनको इस वक्त आइसोलेशन में हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिनको एक्सपर्ट्स की देख रेख के अंदर अपना इलाज कराना चाहिए, वो आज या तो अपने घरों में हैं और या अस्पताल के फर्श पर जो थोड़ा सा भाग्यशाली लोग हैं वो जो पहिए वाला स्ट्रेचर होता है ना, वो उसके ऊपर लेटे हुए हैं। ये वीडियो मैंने देखे हैं। यहाँ मैं उन वीडियोस को डालना नहीं चाहता क्योंकि उनकी शक्ल दिखाना ये मरीजों का भी उपहास होगा, लेकिन अलग चैनल्स में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। और उसके बाद जो मौतें हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, मौतों का आंकड़ा तो इतना कम बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ शमशान घाटों में, सभी बड़े शहरों के शमशान घाट, उनमें इस वक्त वेटिंग लिस्ट चल रही है, अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लिस्ट। जिस शहर में अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग लिस्ट हो रही हो और 10-10, 12-12 शव एक साथ वहां पर रखे हुए हों, और क्योंकि उन शवों से भी संक्रमण फैलता है, तो वो शव एम्बुलेंस से बाहर भी नहीं उतारे जा रहे। वो शव अपने परिजनों के साथ एम्बुलेंस के अंदर ही है। एम्बुलेंस ड्राइवर बहुत परेशान है। उनका कहना है कि हम इतने से किराए में आखिर 12-12 घंटे तो इंतजार नहीं कर सकते। कोई शव जब वहां पहुंचता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये अधिकांश शमशान घाटों की इस वक्त उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। और उनको टोकन नंबर दे दिया जाता है कि आपका नंबर लगभग 6 घंटे बाद आएगा। वो 6 के भी 8 और 10 घंटे तो हो रहा है, उससे कम नहीं हो रहा। और ये लाइन बढ़ती जा रही है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वास्तविक संख्या और मृतकों की संख्या में कितना फर्क है। जब शमशान घाट में वेटिंग लिस्ट आ जाए तो समझ लेना चाहिए। चलिए, हम ये भी नहीं कहते कि इसके पीछे हमारे योगी जी का कोई हाथ है। योगी जी, आपकी तरफ से तो सिर्फ ये हुआ होगा, उदासीनता रही होगी। हम उसको लापरवाही भी नहीं कहते। हम तो ये समझते हैं कि आपने उदासीनता दिखाई, कोरोना फैलता चला गया। और आपने अगर कार्रवाई की होती तो हम आपको उदासीनता नहीं बोलते। और आज स्थिति ऐसी आ गई कि अब काबू से बाहर है। मगर ऐसी स्थिति में आपको तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए ना। आपको अपने लोगों के बीच होना चाहिए दिशा निर्देश देने के लिए। और आप हैं कहाँ? योगी जी, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए।
अब आपने नाम भी अपना अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ इस तरह से कर लिया कि योगी शब्द सुनते ही मन में एक श्रद्धा पैदा हो जाती है, इसलिए अब अधिकांश समय तो हम आपकी आलोचना भी नहीं कर सकते। हम किसी योगी की आलोचना करें ये हमारे संस्कार भी नहीं है, मगर फिर किससे बोले? आप योगी आदित्यनाथ हो, आप गोरक्षपीठ के आप इस वक्त सर्वे सर्वा हो, इस नाते हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। मगर दूसरी तरफ फिर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तो हो। 22-23 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है योगी जी। यहाँ आप जैसे 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए। अन्य उप मुख्यमंत्रियों को, अन्य मंत्रियों को आपने कोई अधिकार नहीं दे रखा। आपकी कार्यशैली इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, एचओडीज ने सीधा सीधा संबंध आपसे बना लिया। वो सीधा सीधा डिक्टेशन आपसे लेते हैं, ना लो तो आप उनसे नाराज हो जाते हो। तो इसलिए ये जो यहाँ इस वक्त आपके मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों की फौज है ना, ये इनका कोई रोल नहीं है। ये कोई डिसीजन मेकिंग में इनकी कोई इनकी आवाज में दम नहीं है। अधिकारी और एचओडीज, निर्णय लेने वाले जो अधिकारी है ना, उनके पास जो निर्णायक आदेश जाता है वो आपका जाता है। आपने अपनी कार्यशैली ऐसी ही बना रखी है, और आप हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के जनमानस से नहीं, आपको ममता बनर्जी से हिसाब किताब तय करना है। आप वहां पहुंचे हुए, अरे भाई पहुंचिए, आपकी पार्टी के और लोग हैं, वो देखेंगे। आपकी ये कोई आपकी जिम्मेदारी है क्या कि आप बंगाल में चुनाव कराएं? क्या ये तो नहीं है, ये तो कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों में नहीं आता। वो आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। आपने राजनीतिक जिम्मेदारी निभानी है तो भाई यहां से इस्तीफा दीजिए ना। कोई दूसरा आदमी, कोई सक्षम आदमी, उसको मुख्यमंत्री बनाइए। ये आपने हमको बीच अधर में क्यों छोड़ दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को? और मैं बार बार जब उत्तर प्रदेश कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाएं भी लगी हुई हैं। आपके यहाँ कोई अगर वहां पर कोई संक्रमण होगा कोरोना का, तो वो हमारे यहाँ पहुंचेगा। हम सीधे सीधे उससे प्रभावित होते हैं। और इस वक्त तो कुंभ चल रहा है। अधिकांश आपके आगे साधु संत महंत, ये जो पूरे देश भर के हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा है। वो सबके सब इस वक्त आकर के हरिद्वार में कुंभ के आयोजन में उनमें भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये संक्रमण तो आपके प्रदेश से हमारे प्रदेश में आ रहा है, और मिल भी रहे हैं लोग, मिल भी रहे हैं ना। मैं केवल कह रहा हूं, बल्कि एक एक आश्रम में, एक एक होटल में, एक एक धर्मशाला में सामूहिक तौर पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मिल रहे हैं। और आप मतलब 9,000 तक की संख्या तो अभी पहुंच चुकी है। मौतों का आंकड़ा आपका गलत है, क्योंकि जो शमशान में वेटिंग लिस्ट लगी हुई है वो आपके मौतों के आंकड़े को झुठला रही है, जो आंकड़े आप दे रहे हो। तो यहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा मानव व्यवहार को समझने की भी जरूरत है। आखिर हमने आपको योगी समझकर कोई भूल तो नहीं कर ली। अब हमको ये यह सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो व्यवहार शुरू से रहा है ना, वो योगी जैसा तो नहीं है। आपको हो सकता है इससे कोई ठेस पहुंचती हो, आपके कुछ जो शिष्य हैं हो सकता है उनकी भावना को भी ठेस पहुंची हो। लेकिन जब एक व्यक्ति इतनी सारी जिम्मेदारियां लेता है तो उसको उतने सारे रोल भी तो निभाने चाहिए। आप हर वक्त गोरक्षनाथ पीठ के आप महंत तो नहीं बने रह सकते ना। आपको किसी वक्त तो मुख्यमंत्री की तरह भी व्यवहार करना होगा। आपका जो मानव व्यवहार है, जब हमने उसको स्टडी किया, ह्यूमन बिहेवियर, हालांकि मानव व्यवहार का अध्ययन करना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा जोखिम भरा काम है। जब इंसान दावा करता है कि मैंने इस व्यक्ति के व्यवहार को समझ लिया, तब भी समझ लीजिए कि उसने उसका एक सतह देखी है। अंदर इसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। याद है योगी जी, जब आप नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो आपके गोरखपुर में कितने बच्चों की एक इंसेफेलाइटिस, जिसको जापानी बुखार भी कहा जाता था, वो कितनी मौतें उस जमाने में होती थी।
वो वो उस मौत का जिम्मेदार आपने अपनी सुविधा अनुसार डॉक्टर कफील को उनके जो उनका धर्म है उसकी वजह से आपने डॉक्टर कफील को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। अगर कोई एविडेंस था तो वो इस बात का कि डॉक्टर कफील ने मदद की लोगों की, और आपने उस पढ़े लिखे उस देश की उस संपदा डॉक्टर कफील के खिलाफ आपने संगीन मुकदमे आपने लगाए, और बार बार आपने उनके ऊपर एनएसए भी लगाई। एक डॉक्टर के ऊपर, एक ऐसा डॉक्टर जिसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, सिर्फ इसलिए कि एक मुस्लिम डॉक्टर ने वहां पर क्यों इस बात का क्रेडिट ले लिया कि मैंने अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन के सिलेंडर अस्पताल पहुंचाए, और आपको ये बात गवारा नहीं गुजरी कि आपके गोरखपुर में एक मुसलमान डॉक्टर कैसे करके हीरो बन सकता है, और आपने उसकी छवि को धूमिल करने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जिस विचारधारा को लेकर के आप चलते हो, आपका संघ, आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपने सिर्फ उसकी खुशी के लिए उस विद्वान डॉक्टर के खिलाफ मुकदमे कर दिए। ये आज मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज उनके खिलाफ न्यायालयों में एक भी जो आरोप आपने लगाया था वो सिद्ध नहीं हुआ। न्यायालय ने तो यहां तक कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं है, तो इनके खिलाफ हम किस प्रकार से मुकदमा चलाएं। हम इनके खिलाफ मुकदमा चलाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। ये न्यायालय की टिप्पणियां थी। तो ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री के रूप में आपकी जो न्याय व्यवस्था है ना, ये उस पर तमाचा है, अगर आप समझते हैं तो। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आप आखिरी वक्त तक सेंगर साहब को, जो सेंगर थे ना विधायक जी, आप उनको निर्दोष बोलते रहे, और आपने कभी उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करी। कार्यवाही अगर हुई तो वो कार्यवाही कोर्ट ने करने को कहा, माननीय हाई कोर्ट ने कहा, और हाई कोर्ट की उस कार्रवाई के खिलाफ आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत नहीं दी। तो जो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज भी किए गए वो हाई कोर्ट के कहने पर किए गए। हाई कोर्ट के कहने पर जांच हुई, और जांच के बाद उनको दोषी पाया गया, और आज वो दोष सिद्ध आपके विधायक, आपने उनकी पत्नी को फिर से आपने उनको टिकट दे दी। यानी उनके परिवार को आज भी आप मन से निर्दोष मानते हैं। तो ये आपका दूसरा उदाहरण है, क्योंकि यहां भी आप एक योगी की तरह तो आपने व्यवहार नहीं करा। ये कोई योगी ऐसा व्यवहार नहीं करते कि एक बालिका जो बलात्कार की पीड़ित है, जिसके बाप को भी मार दिया गया, और उसके सभी लोगों को खत्म करने की, नामो निशान और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, वो सच निकली, और आपके सारे बचाव अपने विधायक के झूठे निकले। ये योगी वाला व्यवहार नहीं है। आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं, अभी हाथरस में क्या हुआ योगी जी, क्या हुआ? वो जो बच्ची मरी ना, आप आखिरी तक आपके अधिकारी ये कहते रहे कि वो तो ऑनर किलिंग है, उसको कोई किसी गलत अवस्था में उसके परिवार ने देख लिया था, किसी गांव के ही नवयुवक के साथ, जिसका उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपने ये कह करके उस युवती की मौत की भी बेइज्जती आपने की। कहाँ तो उस युवती को न्याय मिलना चाहिए था, और आपने आखिरी वक्त तक मना किया कि नहीं, और अंत में वो भी न्यायालय के आदेश पर उसमें सीबीआई जांच हुई। और मैं बहुत शर्म के साथ कहना चाहता हूं कि आपका ये आकलन भी गलत निकला। आपने यहां भी गुमराह करने की कोशिश की, और सीबीआई ने फिर उसमें पूरे मामले में वो अभियुक्त जिनको पहले से परिवार कह रहा था, उन्हीं को दोषी मान के उनके ऊपर चार्जशीट लगाई। तो आप तो शुरू से आपका तो रवैया गलत है। आप मानवता की सेवा तो आप करते ही नहीं। आप बेटियों की सेवा नहीं करते, आप बेटियों के पक्ष में कभी खड़े ही नहीं होते। आप हमेशा खड़े होते हो तो आप अपनी पार्टी के लोगों के पक्ष में खड़े होते हो। तो ये, और यहां तक कि आपने उसके शव को भी बहुत बेशर्मी के साथ रात के 2 बजे 3 बजे मिट्टी का तेल डालकर डलवा दिया। और आपने योगी जी आज तक उस जिला अधिकारी और उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई आपके हाथ से नहीं हुई। तो योगी जी, आपको चेतावनी है ये जनता की तरफ से कि आप अविलंब ये
कलकत्ता, आसाम, केरला, तमिलनाडु, इन पौंडीचेरी, इन चुनावों को छोड़ के आप अपने प्रदेश में लौटिए। आपकी आपकी जरूरत प्रदेश को है। प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा बहुमत देकर बहुत बड़ा विश्वास आपके ऊपर यहाँ पर दिखाया है, और आपको ये सिद्ध करना है कि जो वोटों की गठरी उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपके कंधों पर रखी है, उनका वो बोझ उठाने लायक, उनका वजन उठाने लायक आपके कंधे हैं। वरना हम यही मानेंगे कि वो वोटों की गठरी भारी निकली और आपके कंधे कमजोर निकले। योगी जी, जिस समय काम करने का है, काम कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर लौटिए और लौट करके कोरोना को फैलने से रोकिए, इस महामारी को फैलने से रोकिए। और ये जो टोकन बट रहे हैं ना शमशान घाट में इस वक्त, मुर्दा फूकने के लिए, अपने परिजनों को इज्जत वाली विदाई देने के लिए जो लोग इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं ना, कम से कम उस स्थिति से तो उत्तर प्रदेश को निकालिए, ये आपसे हमें उम्मीद है। और वरना ये समझ लीजिए कि आप न केवल योगी जो आपने अपने नाम के आगे लिखा हुआ है, वरना फिर इसको भी हम मांगेंगे कि ये आप इसके योग्य नहीं हो, और मुख्यमंत्री रहने के योग्य भी आप नहीं हो, और इसका खामियाजा इसका नुकसान आपको और आपकी पार्टी को बहुत आगे तक उठाना पड़ेगा। हमें उम्मीद है आपको हमारी इस बात से कहीं ना कहीं आपको इसमें सद्बुद्धि आएगी, गुड सेंस विल प्रिवेल। और योगी जी, हमने यहाँ इस पूरे मामले में आपके बचपन के फोटो भी दिखाए हैं। हम आपको उस जमाने से वॉच कर रहे हैं जिस वक्त आप कॉलेज में पढ़ते थे, और उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में था। मेरी पार्टी के अरुण तिवारी ने आपको चुनाव में हराया था, याद है? छात्र संघ के चुनाव में आपको हराया था। तो हम आपको तब से हम वॉच करते हैं, उस जमाने से। तो इसलिए, और आप हमारे उत्तराखंड के ही मूल रूप से रहने वाले हो। भले ही आपने अपने पिता की मौत पर भी आना गवारा नहीं समझा, पर अगर ऐसा है, आपको कोई राग द्वेष किसी से नहीं रह गया, अगर आप योगी बन गए हो, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वोट क्यों मांगते हो? वो भी तो राग है। जैसे ही आप किसी एक खास पक्ष के लिए वोट मांगने के लिए चले जाते हो, वहां आपका जो सन्यास धर्म है ना, वो टूट जाता है। तो सन्यासी तो अब आप रहे नहीं, अब आप राजनीतिज्ञ हो। इसलिए हमें अब लगता है कि जब आप राजनीतिज्ञ बन चुके हो, राजनीतिज्ञ की तरह से ही अपना जीवन जी रहे हो, वही आपके दैनिक क्रियाकर्म है। तो ऐसे में आपने अपने पिता की जो उनकी मृत्यु थी उसके संस्कार में न जाकर के, मेरी दृष्टि में तो आपने ये गलत किया। अगर आप योगी हो, अगर आप सन्यासी हो, तो वो आप सबके लिए हो। सबके लिए तो आप हो नहीं, आप समाज के एक वर्ग के लिए, एक खास राजनीतिक दल के लिए तो आप लॉयल हो। अपने पिता के लिए आप उदासीन हो, उनकी मौत पर भी आप जाना पसंद नहीं करते। तो हमें आपका ये दोहरा रवैया समझ में नहीं आया। बहरहाल, फिलहाल आपसे इतनी आशा है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में अपना ये धर्म, राजधर्म, जो सबसे बड़ा है राजधर्म, उसको निभाएंगे, और अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन जिम्मेदारियों को उठा करके इस समस्या से, वर्तमान समस्या से लड़ने में अपना संवैधानिक दायित्व निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।